हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। वीवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है शिक्षण कौशल, इससे संबंधित हम आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे और उनका उत्तर जानेंगे। तो आप जब तक मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ आप उसको समझिए और उसका उत्तर देने की खुद से कोशिश करिए और फिर जानिए कि आपको कितने आंसर आपके सही हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्रीनिंग एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया था? सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर है D.W. एलन ने। D.W. एलन ने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया था। डॉक्टर वी के पासी ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशल की सूची तैयार की है? तो उन्होंने 13 शिक्षण कौशल की सूची तैयार की है। डॉक्टर वी के पासी ने 13 शिक्षण कौशल की सूची तैयार की है। डॉक्टर वी के पासी ने 13 शिक्षण कौशल की सूची पास की है। शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार की प्रविधि किसे कहा जाता है? शिक्षण कौशल के विकास और प्रविधि किसे कहा जाता है? प्रविधि। तो सूक्ष्म शिक्षण को कहा जाता है। शिक्षण कौशल के विकास एवं सुधार की प्रविधि सूक्ष्म शिक्षण को कहा जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? D.W. एलेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र तथा पोस्टर कौन से साधन या सामग्री हैं? चित्र और पोस्टर, क्योंकि चित्र और पोस्टर को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, तो इसलिए दृश्य है। तो जिसको हम देख सकते हैं तो वो दृश्य सामग्री है। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? तो B.F. स्किनर ने। B.F. स्किनर। रेखीय विक्रम का प्रतिपादन किसने किया था? रेखीय, ये भी इन्होंने ही किया था। रेखीय विक्रम B.F. स्किनर ने। B.F. स्किनर। रेखीय अभिक्रमित अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम क्या है रेखीय अभिक्रमित का? तो दूसरा नाम है बाह्य अभिक्रम। बाह्य अभिक्रम। चलचित्र कैसा साधन है? चलचित्र दृश्य और श्रव्य, इसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो इसलिए दृश्य एंड श्रव्य। जैसे हम टीवी पर देखते हैं कोई चीज़ तो वो हमारा इसमें ही आता है, चलचित्र। एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो ब्रायन मोर जोन्स ने कब किया था? 1967 में। एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग ब्रायन मोर जोन्स ने किया था और 1967 में किया था। शैक्षिक तकनीकी केंद्र किसने प्रारंभ किया था? शैक्षिक तकनीकी केंद्र, तो शैक्षिक तकनीकी केंद्र प्रारंभ किया था NCERT नई दिल्ली ने। NCERT नई दिल्ली। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। आधारभूत शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? आधारभूत शिक्षण प्रतिमान, तो रॉबर्ट ग्लेजर के द्वारा। रॉबर्ट ग्लेजर। शिक्षण मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? शिक्षण मशीन का निर्माण, तो सिडनी एल प्रेसी कहाँ के थे? ये प्रेसी थे अमेरिका में और इन्होंने 1926 में शिक्षण मशीन का निर्माण किया था। टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, जो टेक्नोलॉजी वर्ड हम बार बार यूज़ करते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? किस भाषा से हुई थी? तो टेक्निकोज से टेक्नोलॉजी भाषा की उत्पत्ति हुई। टेक्निकोज।
शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व होते हैं और वो 4 तत्व कौन कौन से हैं? उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली एंड मूल्यांकन। शिक्षण प्रतिमान के तत्व। शिक्षण प्रतिमान के तत्व। ये बार बार मैं क्वेश्चन इसलिए रिपीट करेंगे जिससे वो आपके माइंड में फीड हो जाए और आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। साखी अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? साखी अभिक्रम का विकास नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा किया गया। नॉर्मन ए क्राउडर। एलन एंड रेयान ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने कौशल बताए हैं? तो एलन और रेयान ने सूक्ष्म शिक्षण के 14 कौशल बताए हैं। अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं? रेखीय, साखीय, मैथमेटिक्स। रेखीय, साखीय एंड मैथमेटिक्स। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार रेखीय, साखीय, मैथमेटिक्स। OHP का पूरा नाम क्या है? OHP जिसको आप क्या बोलते हैं? ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने शिक्षण कौशल का विकास किया जा सकता है? एक समय में सूक्ष्म शिक्षण में कौशल होते हैं 14, लेकिन एक समय में कितने कौशल का विकास किया जा सकता है? तो एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 14 के 14 आप विकास कर लें। एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास होगा। किसमें? सूक्ष्म शिक्षण में। भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ? दूरदर्शन। तो दूरदर्शन का औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ 15 सितंबर 1959 को, यानी कि 15 सितंबर 1959 में। टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड कंप्यूटर। एक तो टेली ही होती है, सेकंड आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया और थर्ड आपका कंप्यूटर। तो ये सब चीज़ें आजकल हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हमारी 3 प्रकार की होती है। श्रव्य दृश्य सामग्री की उपागम के अंतर्गत आते हैं हमारे हार्डवेयर, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हमारे किस में आएंगे? हार्डवेयर में। कठोर शिल्प उपागम का संबंध अनुदेशन के किस पक्ष से होता है? कठोर शिल्प उपागम। कठोर शिल्प उपागम का संबंध अनुदेशन के ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। खोजपूर्ण प्रश्न पूछने से छात्रों में किस का विकास होता है? तो अगर हम उनसे खोजपूर्ण प्रश्न पूछते हैं तो उनका ज्ञानात्मक विकास होता है, उनका ज्ञान बढ़ता है, वो उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए खोजपूर्ण प्रश्न हमने अपने छात्रों से करना चाहिए। किस शिक्षण कौशल के अंतर्गत शिक्षक द्वारा हाव भाव एवं अपनी स्थिति को बदला जाता है? हाव किस कौशल के अंतर्गत शिक्षक द्वारा अपने हाव, तो वो है हमारा उद्दीपन भिन्नता। बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बोध स्तर। तो बोध स्तर के शिक्षण शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन B.S. ब्लूम के द्वारा किया गया। B.S. ब्लूम। बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया B.S. ब्लूम के द्वारा। एजरडेस के अनुसार किस प्रकार का अनुभव सबसे स्थायी होता है? एजरडेस के अनुसार किस प्रकार का शिक्षण सबसे स्थायी होता है? प्रत्यक्ष अवलोकन। ये आपने भी देखा हो कि जब हम कोई चीज़ को अपनी आंखों से देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में क्या होती है? ज़्यादा समय तक रहती है।
तो एजर्ड डेल ने भी यही बताया है कि जो प्रत्यक्ष अवलोकन होता है, जब हम अपनी आँखों से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में स्थायी होता है, काफ़ी समय तक रहता है। शिक्षण की योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन सबसे भली प्रकार कौन करता है? एक शिक्षक। उसके आचरण और योग्यता का मूल्यांकन उसका छात्र ही या उसका शिष्य ही भली प्रकार से करता है। एक छात्र ही बता सकता है कि हमारा शिक्षक किस तरह का है। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का जो दायित्व होता है वो किसका होता है? प्रिंसिपल का होता है, प्रबंधक का होता है या शिक्षक का होता है? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, शिक्षण की समस्याओं का हल करने का दायित्व एक शिक्षक का ही होता है और किसी का नहीं होता है, क्योंकि वही अपने छात्रों को भली प्रकार से जानते हैं, समझते हैं, उनकी क्या परेशानियाँ, तो उसको उनकी समस्याएं को क्या कर सकते हैं, भली प्रकार समाधान कर सकते हैं। निगमनात्मक शिक्षण प्रविधि किसके अंतर्गत आती है? तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर, मीन्स पहले हमें सरलता से कठिन की तरफ जाना चाहिए, यानी कि पहले हम कोई भी कठिन चीज़ ले लेंगे तो वो बच्चों को समझ नहीं आएगी, तो इसलिए पहले हम छोटी छोटी सरल जो आसानी से उनके माइंड में फीड हो जाए और फिर हमें कठिनाई की तरफ जाना चाहिए। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर हमें जाना चाहिए। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या होती है? एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान जो वस्तु है वो है उनके छात्रों का विश्वास। जब छात्र आप पे या आपके जो विद्यार्थी हैं वो आप पर विश्वास करते हैं तो वही आपके लिए एक सबसे मूल्यवान वस्तु होती है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का जो कारण होता है वो मेन कारण क्या होता है? तो सबसे पहले जो ये सब पढ़ाई छोड़ने का जो मेन कारण होता है वो कारण होता है नीरस वातावरण। जब वातावरण में उनको कोई रुचि नहीं आ रही है तो इसलिए बालक क्या करता है, विद्यालय छोड़ देता है, उसको पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता है। तो नीरस वातावरण ही विद्यालय छोड़ने का मुख्य कारण होता है। कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्र में। भारत में शिक्षित बेरोजगारी है, उसका प्रमुख कारण क्या है? शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा। अगर शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होगा तो इससे क्या होगी, शिक्षित बेरोजगारी बढ़ेगी। तो हमारे देश में इस सबसे बड़ा कारण है। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है? अगर कक्षा में नेतृत्व किया जा रहा है, मॉनिटर बनाए जा रहे हैं, तो किस प्रकार का सबसे अच्छा होता है? लोकतांत्रिक, जिसमें कोई भेदभाव की कोई नीति ना हो। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए आवश्यक गुण अध्यापक के लिए कौन सा होता है? अगर वो अपनी विषय वस्तु को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो वो बच्चों को अच्छे से समझ आए तो उसका क्या गुण होना चाहिए? तो प्रभावी अभिव्यक्ति, जो अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसकी अभिव्यक्ति प्रभावी होनी चाहिए। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? क्यों यहाँ पर हमारे स्तर गिरते जा रहे हैं? तो इसका प्रमुख जो कारण है शिक्षक और छात्र की विषम अनुपात। इनका अनुपात क्या नहीं है? सही नहीं है। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन बच्चों पर कौन सा बोझ नहीं डालना चाहिए। हम अपने छोटे बच्चे जो हमारे किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ते हैं, जो हमारे प्राइमरी लेवल में पढ़ते हैं, प्री प्राइमरी लेवल में पढ़ते हैं, तो उनको शिक्षा देना तो ज़रूरी है, लेकिन उस पर हमें किस चीज़ का बोझ नहीं डालना चाहिए। उन पर हमें होमवर्क का बोझ नहीं डालना। जो हम गृह कार्य देते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा, वो हमें नहीं देने चाहिए, क्योंकि बचपन में ही क्या होता है, बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उन पर पढ़ाई का बोझ बढ़ता जाता है। तो बचपन में हमें उन्हें गृह जो हम होमवर्क दिया जाता है उसका बोझ नहीं डालना चाहिए। जब छात्र उन्नति करते हैं तो उनका अध्यापक कैसा महसूस करता है? ये तो सबको भली प्रकार ज्ञात होगा कि अगर उसका छात्र उन्नति करता है तो एक शिक्षक को क्या आत्मसंतोष की अनुभूति होती है, उसे खुशी होती है कि मेरा छात्र क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है। शिक्षा से किसका कल्याण होता है?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा से किसका कल्याण होता है? तो नेचुरल सी बात है, शिक्षा से समाज के सभी वर्गों का कल्याण, किसी एक का नहीं होता है। इससे सभी वर्गों का, समाज में जितने भी वर्ग हैं उन सभी का कल्याण होता है, क्योंकि लोग शिक्षित होंगे तो जल्दी किसी की भावनाओं को अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि, और इससे समाज का क्या होता है? विकास होता है। यह किसने कहा है कि शिशु का मस्तिष्क कोरी प्लेट होता है? जो शिशु, एक छोटा बच्चा होता है, कोरी प्लेट की तरह होता है या कोरा कागज की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर कोरी स्लेट होता है। शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, यानी कि उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता है, जो भी हम लिखना चाहें उस पर लिख सकते हैं। तो ये किसने कहा है? जैसे हम उसको बनाना चाहें बना सकते हैं, तो ये प्लेटो ने कहा है। किस विद्वान के द्वारा सीखने के 5 चरण बताए गए हैं? तो सीखने के 5 चरण बताएंगे हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो किंडरगार्टन जो स्कूल हैं वो सबसे पहले जर्मनी में खोले गए थे। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना। अगर हम कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो हम बातचीत करें, बातचीत के माध्यम से, वार्तालाप करने के माध्यम से हम उस भाषा को जल्दी से सीख सकते हैं। नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की थी? फ्रॉबेल। नर्सरी स्कूल की शुरुआत की थी फ्रॉबेल ने। कौन सी शिक्षण विधि मस्तिष्क अनुभवों को प्रदान करने के लिए उत्तम मानी जाती है? भ्रमण शिक्षण विधि। कौन सी शिक्षण विधि जो वास्तविक अनुभव होता है, जब हम किसी क्षेत्र में जाते हैं, सपोज हमें किसी पहाड़ी के बारे में या हमें शिमला देखना है या वहाँ का एरिया देखना है, तो हम क्या करेंगे? अगर वहाँ खुद जाएंगे तो हमें वो चीज़ें ज़्यादा हमारे दिमाग में होंगी। तो भ्रमण विधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, शिक्षण विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए। तो घूमने भ्रमण विधि इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। किस विद्वान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि को सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है? अभिरुचि को सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है, तो वह है टीपी नन के द्वारा। आज के आवासीय स्कूल किस भारतीय पद्धति के समान हैं? जो हमारे आवासीय, जहाँ पर बच्चे, जिसे हम बोर्डिंग स्कूल भी कहते हैं, तो वो किस पद्धति के समान है? वो हमारे जो प्राचीन काल में क्या होते थे? गुरुकुल। तो गुरुकुल के समान है हमारे आवासीय विद्यालय। भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक कौन थे? तो स्त्री शिक्षा कार्वे भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक थे। ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण किस प्रकार होता है? तो ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण अभ्यास द्वारा होता है। जब हम अभ्यास करेंगे तो उनका प्रयोजनवादी विचारधारा के समर्थक थे। प्रयोजनवादी विचारधारा के समर्थक कौन थे? प्रयोजनवादी विचारधारा के समर्थक थे विलियम जेम्स। किसने कहा है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह होता है जो स्वयं बालक जैसा हो? बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह होता है जो स्वयं बालक जैसा हो। ये किसने कहा? तो ये कोट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कहा है मैकेन ने ये कहा है कि बच्चों के लिए उत्तम शिक्षक भी क्या हो? बालक जैसा हो। गणित शिक्षण की कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उत्तम उपयुक्त मानी गई है? तो वो है हमारी एल्गोरिथम। ये किसमें? गणित शिक्षण में। एक शिक्षक के घर में किस वस्तु का होना आवश्यक है? तो आप सबको ही पता होगा कि एक शिक्षक है तो उनके घर में पुस्तकालय का होना, पुस्तकों का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब वो उनको पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी वो अपने छात्रों को भी ज्ञान दे पाएंगे। किस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है?
रुचि कैसे उत्पन्न होती है? प्रेरणा से। अगर बच्चों को किसी दूसरे से प्रेरणा मिलती है तो उनके अंदर क्या होता है, रुचि का विकास होता है। वो देखते हैं कि हमारे आसपास का जो वातावरण है या किसी कोई बच्चा पढ़ रहा है, देख रहा है, तो उसके अंदर भी वो प्रेरणा जागी कि मैं भी उसकी तरह कार्य करूं। तो इसलिए प्रेरणा का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चों के बालक की रुचि का विकास करने के लिए प्रेरणा का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अधिगम का महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्रिया का सिद्धांत। कार्य करते हुए जब किसी कार्य को हम स्वयं करते हैं तो उससे हमें उस चीज़ को जानने में क्या हो जाती है, उसको हम जल्दी सीखते हैं। तो अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्रिया का सिद्धांत। वैदिक काल में परिवार में विद्या का प्रारंभ करते समय कौन सा संस्कार होता था? तो वैदिक काल में होता था संस्कार, जब विद्या स्टार्ट की जाती थी, बच्चों को स्कूल भेजा जाता था, तो उस समय विद्यारंभ संस्कार या जिसे चूड़ाकर्म संस्कार भी कहा जाता है। शिक्षा की अवधि क्या है? तो शिक्षा की अवधि क्या होती है? 500 ईसा पूर्व से 1200 तक। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर साथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है, लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए इसी तरह से वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।